हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस में। अभी हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम है हाल फिलहाल में उनमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। ठीक है, आप देखते भी होंगे कि लगातार इस टॉपिक से क्या है क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। टॉपिक का नाम है भाई क्या, भारत में प्रमुख जो क्रांति है, ठीक है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो हुई है, ठीक है, तो उनसे संबंधित आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। जैसे पीली क्रांति है तो भाई किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो सभी क्रांति हैं उनको बारे में हम भाई जानेंगे। साथ साथ हम ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में कि कौन सा राज्य है जो क्या है, मतलब किसी विशेष फसल के लिए क्या है अग्रणी है। मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि भाई चावल के उत्पादन में कौन सा आएंगे, सबसे वन पे कौन सा है, ठीक है। फिर आपसे बोला जाएगा भाई कि दूध उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार इससे बन रहे हैं भाई। ठीक है, तो इन सारी चीजों की जानकारी आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं। ओके, चलिए तो फिर हम चालू करते हैं अपने लेक्चर को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बोला गया है भारत में प्रमुख कृषि क्रांति, ठीक है, मेजर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। आपको पता है कि विश्व में अगर हम देखें तो जो भी क्रांतियां हैं तो उससे सबसे पहले ये क्रांति आप सुनते होंगे हरित क्रांति, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो हरित क्रांति है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और सबसे पहले भाई किस देश में हरित क्रांति ने क्या वहां की कायाकल्प भाई पलट दी या चेंज कर दी, तो कौन सा देश ऐसा था। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा नॉर्मन बोरलॉग का, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें क्या बोला जाता है, हरित क्रांति का विश्व में प्रणेता बोला जाता है, ठीक है, या जनक बोला जाता है। ओके, तो आप देखेंगे कि इन्होंने नए बीजों के माध्यम से जो मैक्सिको देश था, आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है मैक्सिको, तो वहां पे क्या है हरित क्रांति को इन्होंने भाई काम किया, उसके बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वहां पे दिखे। तो इसी चीज को हमारी जो भारत सरकार है तो इसने कब आप देखेंगे कि एक समय हमारे देश में ऐसा आ गया था कि खाद्यान्न की बहुत ज्यादा समस्या क्या है जन्म ले गई थी। तो आप देखेंगे 1900 जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है, तो 1966-67 में हमारे देश में क्या हरित क्रांति चालू होती है। उसमें जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो क्या करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फिर हमारा आंसर नॉर्मन बोरलॉग नहीं होगा, हमारा आंसर होगा MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन क्या है भाई, भारत में जो कृषि हरित क्रांति है उसको ने क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा आपको, आगे की क्लास में आगे की जो स्लाइड है उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी आपने ले ली। और देखिए जैसे ही भारत में आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में 1966-67 में जो हरित क्रांति है, सबसे पहले अगर देखें सबसे अच्छे इसके जो परिणाम है वो किस राज्य में दिखे, तो पंजाब राज्य में देखे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे नए बीज यूज के, अब नए बीज की कई रिक्वायरमेंट भी थी कि पानी अच्छा होना चाहिए, साथ साथ आप और भी चीजें देखेंगे कि पानी के साथ साथ क्या आप और भी चीजें देखेंगे कि पानी तो होना ही होना चाहिए, साथ साथ दूसरी चीजें भी क्या मिलनी चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए भाई। बीच बीच में चलिए, हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि हरित क्रांति के बारे में, तो पंजाब में हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल हुई। क्यों, क्योंकि वहां पे देखिए पानी की सुविधा थी, लोगों के पास जो नई किस्म के बीज थे उसको खरीदने के लिए पैसा भी था, ठीक है। और साथ साथ आप देखेंगे जो जोत का आकार था वो भी क्या था, बड़ा था। तो ये सारी आदर्श कंडीशन वहां पे थी पंजाब राज्य में। इसके कारण आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो हरित क्रांति है तो पंजाब जैसे राज्यों में क्या रही, सफल रही, ठीक है। तो अब जैसे ही हरित क्रांति में आप देखेंगे सफल हुई, तो इससे क्या जुड़ी हुई बहुत सारी क्रांतियां थी। जैसे आप देखेंगे जैसे क्या भाई खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हुए, तो दूसरी चीजों में भी क्या हमें सफलता मिली। चाहे आप देखेंगे भाई हरित क्रांति सफल हुई, फिर इसके बाद आप देखेंगे लगातार जो दुग्ध क्रांति है तो ये इसी पे डिपेंड है, कैसे अभी सब मैं बताऊंगा आपको। फिर आप देखेंगे पीली क्रांति है तो वो सफल हुई, गोल क्रांति है, नीली क्रांति है, तो इनमें हमने क्या किया, एक 1 बाय 1 हमने इनमें भी क्या सफलता हासिल की भाई। फिर आप देखेंगे भारत में दूध, सरसों, आलू, मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हम इन क्रांतियों के माध्यम से। और बाकी अभी इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अपन आगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको देखिए इस चार्ट फॉर्म में चीजें देखेंगी कि क्रांति का नाम, क्षेत्र, कहाँ पे भाई किस क्षेत्र से संबंधित है वो क्रांति,
साथ साथ उनके जनक कौन रहे, जिनमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपके बताए जाएंगे। साथ साथ फिर उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, ये पूरा एक इंडेक्स आपको बनाया गया है, बड़े मेहनत की गई है इस चीज को बनाने में, डेवलप करने में, ठीक है, कि आपको इजीली हर चीज मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले है भाई हरित क्रांति। तो आपको जैसे मैंने बताया हरित क्रांति क्या है, जैसी को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है भाई, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। साथ साथ आपसे पूछा जाता है भाई क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो जैसे मैं बता चुका हूं MS स्वामीनाथन है भाई। विश्व लेवल पे कौन है भाई, इनके भाई पिता या जनक बोला जाता है, तो वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। कौन है भाई, नॉर्मन बोरलॉग, विश्व स्तर पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, आपसे पूछे कि हरित क्रांति का प्रणेता कौन है, ठीक है, हरित क्रांति का प्रणेता, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि हरित क्रांति का प्रणेता कौन है, तो देखिए इसका आंसर होगा, उस समय देखेंगे जब 1966-67 में जब हरित क्रांति भारत में लाई थी, तो उस समय जो हमारे कृषि मंत्री थे उनका नाम क्या था भाई, उनका नाम था बाबू जगजीवन राम, ठीक है, बाबू जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम, ठीक है। तो बाबू जगजीवन राम क्या थे, इन्हें माना जाता है हरित क्रांति का प्रणेता, क्योंकि उस समय कृषि मंत्री थे। तो देखेंगे आप जो MS स्वामीनाथन थे, तो ये कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, जिसकी रिकमेंडेशन को फाइनल करने गया भाई उस समय जो क्या थे, उस समय जो मिनिस्टर हुआ करते थे, कृषि मिनिस्टर, ठीक है। चलिए तो इतनी जानकारी आपने ले ली। फिर आप इसके बाद ये बोला गया कि भाई किससे संबंधित था, कुछ और भी महत्वपूर्ण तत्व अगर बात करें हरित क्रांति के, तो आपको पता है गेहूं और मेनली क्या, धान, इनकी पैदावार से क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुई, मेनली 2 फसलें, ठीक है। फिर आप देखेंगे और भी फिर संबंधित परिस्थिति सामाजिक नुकसान के बिना निरंतर उत्पादन में सुधार होता गया, ठीक है। तो अभी सी बात है, जब इन चीजों में आत्मनिर्भर होंगे हम, गेहूं चावल में, जो कि क्या मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो बाकी चीजों में भी क्या धीरे धीरे हमें आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये सब जानकारी होगी हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। बाकी नॉर्मली चीजें obvious सी बात है, जब खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होंगे तो भूखमरी क्या है, खत्म होगी। चलिए अगला है भाई जो संबंधित है किससे, श्वेत क्रांति से, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है भाई, सीधी बात है दुग्ध उत्पादन के संबंध में। अब इसका अगर बोला जाए कि भारत में प्रणेता कौन है, ठीक है, मतलब प्रणेता नहीं बोलेंगे, जनक कौन है, ठीक है, तो बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में, तो वर्गीस कुरियन जी को माना जाता है, याद रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, श्वेत क्रांति की 1966-65 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में भारत सरकार ने एक चीज चलाई थी, एक मिशन चलाया था, ऑपरेशन फ्लड, जिसके माध्यम से क्या है भाई, जो अच्छी नस्ल की गायें हैं उनको क्या किया हमने भाई, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो अच्छी की, जिससे क्या हो, दूध का उत्पादन बढ़ पाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन फ्लड चलाया, और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल थी। साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो श्वेत क्रांति देश में डेयरी और सहकारिता जो आंदोलन है उसको क्या किया, सफल भी किया इसने, ठीक है। आप आज के समय में जैसे अमूल वगैरह का नाम सुनते होंगे, तो वो क्या एक सहकारी समिति थी पहले, ठीक है, जो आज इतनी बड़ी आप देखते होंगे कि कितनी बड़ी कंपनी बन गई है देश की, ठीक है। वो एक शुरुआत छोटे से जगह से हुआ था। जो आपको पता होना चाहिए जो अमूल है वो कहाँ से उसका शुरुआत हुई थी, गुजरात से उसकी शुरुआत थी, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और आज देख ही रहे हैं कितनी बड़ी कंपनी है। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं भाई, तो और कुछ श्वेत क्रांति के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बताया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा जो ऑपरेशन फ्लड था वो हमने चलाया, जिससे क्या छोटे और सीमांत जो किसान थे तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं जो हरित क्रांति से पूरी नहीं हो पाई थी, मान लीजिए भूमिहीन किसान है या छोटा जिसके पास लैंड है, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ऑपरेशन फ्लड था या हमने डेयरी प्रोडक्शन के बढ़ावा दिया, उससे क्या उनकी आवश्यकताएं पूरी हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संबंध है भाई पीली क्रांति से, येलो रेवोल्यूशन। तो ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो किससे भाई, खाद्य तेलों या तिलहन की जो फसलों हैं उनको क्या उत्पादन बढ़ाने से संबंध है, ठीक है। और अगर बोला जाए कि इसी के संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि भाई भारत तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है, ठीक है। साथ साथ देखेंगे उत्पादन भी बताया गया है कि 2013-14 में क्या उत्पादन रहा। फिर आप देखेंगे 90 के दशक की शुरुआत में, ठीक है, 80 की शुरुआत के नेट आयात स्थिति में आत्मनिर्भर। हाँ, तो देखेंगे कि शुरुआत में हमें क्या बहुत बड़ी मात्रा में जो सरसों वगैरह है या जो तिलहन की
फसलें हैं, इनका क्या करना पड़ता था, हमें आयात करना पड़ता था इन चीज़ों का। लेकिन हम धीरे धीरे क्या है उस पर क्या धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते गए। किसके कारण से भाई, पीली क्रांति के कारण। हमने लगातार इसके जो नए नए बीज हैं उन पे हमने बढ़ावा दिया, उनकी आयात पे या उनकी जो तकनीक है उनके विकास पे उसको हमने बढ़ावा दिया। साथ साथ आप देखेंगे कई हमने ऐसी ऐसी फसलें जन्म उसको डेवलप की जिनकी क्या है, मान लीजिए सरसों है तो एक निश्चित पीरियड में क्या है बनती है, उससे क्या हमने टाइम ड्यूरेशन घटा दिया। ठीक है, ऐसी ऐसी फसलों को हमने जन्म दिया। ठीक है, कई सारी फसलों में हमें जीन एडिटिंग की कई फसलों में हमने। ठीक है, तो उससे हम क्या हो गए भाई, जो तिलहन की चीजें उत्पाद हैं या फसलें हैं मेनली उन पे आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, चलिए अगला है भाई नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है, पिक्चर से आप देख ही सकते हैं। ये मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। आप मत्स्य मतलब कौन सी, नीली क्रांति आपके एग्जाम में पूछता है भाई, तो याद रखिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसके प्रणेता कौन है भारत में नीली क्रांति के, कई जगह आपको ये नहीं मिलेगा, हो सकता है ये भी एग्जाम में क्या है क्वेश्चन बन जाए। तो इनके प्रणेता कौन है भाई, अरुण कृष्णन इनके प्रणेता है भारत में। ठीक है, साथ साथ आप देखेंगे कि मछली के उत्पादन में लगातार हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। और आज देखेंगे वर्तमान में भारत, ठीक है, विश्व में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश बन चुका है मछली के उत्पादन के मामले में। ठीक है, सेकंड नंबर पे राष्ट्र बन चुका है भाई। ठीक है, तो ये किसके कारण हो पाया, नीली क्रांति के विकास के कारण। अब देखिए कोई भी क्रांति है तो अगर हम उसको हम लाते हैं अपने देश में, लागू करते हैं तो कैसे वो सफल होती है। सरकार क्या करती है, उसको संस्थागत रूप देती है, साथ साथ उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, साथ साथ जो किसान है, ठीक है, तो उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है, तरीके बताती है कि भाई कैसे इसको हम इस पे हम काम करके किसी प्रॉफिटेबल एक प्रोफेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक कई तरीके की जो सहायता है गवर्नमेंट के द्वारा जब किसान को उपलब्ध कराई जाती है तो उसके क्या है फायदा मिलते हैं। ठीक है, ना सिर्फ उस किसान को और राष्ट्र को भी क्या है फायदा मिलता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा वर्तमान में भी क्या भारत एक कृषि प्रधान देश है। ओके, चलिए अगला देखते हैं भाई, गुलाबी क्रांति, इसी को क्या बोला जाता है, पिंक रेवोल्यूशन बोला जाता है। ये किससे संबंधित है, देखिए कई फील्ड से संबंधित है। जैसे आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल इससे संबंधित है, साथ साथ आप देखेंगे प्याज के उत्पादन से संबंधित है और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। तो तीन फील्ड से ये संबंधित है, झींगा मछली, हाँ प्याज और फार्मास्यूटिकल। इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में क्या चालू किया गया, गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन चालू किया गया। और आज देखते ही होंगे आप, भारत विश्व में सबसे बड़ा झींगा मछली के उत्पादन में क्या है देश है, सबसे बड़ा उत्पादक देश बन के उभरा है भाई। ठीक है, किसके कारण ये हो पाया है, ये गुलाबी क्रांति के कारण हो पाया है भाई। ठीक है, इसके जो जनक है भारत में कौन माने जाते हैं, तो दुर्गेश पटेल माने जाते हैं। कौन, दुर्गेश पटेल माने जाते हैं। तो इनका भी नाम याद रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ये सोचिए कि सारी चीज आपको एक फाइल में आपको दे दी जा रही है भाई, सब कुछ। और जैसे बोला गया है इसका उद्देश्य फार्मास्यूटिकल, प्याज, कोई मैंने बता दिया ऊपर। फिर अगला है काली क्रांति। तो आप काली से समझ गए होंगे भाई, ब्लैक रेवोल्यूशन देखा जाता है। अगर आपने कच्चा तेल वगैरह देखा होगा तो कैसा दिखता है, देखने में काला दिखता है। ठीक है, इसलिए किससे संबंधित है, पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका संबंध कोयले उत्पादन से भी है। तो कोयला उत्पादन साथ साथ पेट्रोलियम या खनिज तेल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से संबंध में है भाई ब्लैक रेवोल्यूशन या काली क्रांति। ठीक है, और ये उद्देश्य दिया गया है कि भाई इतना एथेनॉल मिलाना है हमें पेट्रोल में। चलिए अगला अब है धूसर क्रांति या ग्रे रिवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है भाई, उर्वरक उत्पादन से। आपको भी पता है कि जो नए नए बीज हमने भाई हरित क्रांति में उपयोग किया, तो अब हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई पानी डाल दिया तो उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, नहीं, उसमें हमें कुछ उर्वरक का भी यूज करना पड़ता था। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में हमें उर्वरक की क्या आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए हमने क्या किया भाई, धूसर क्रांति को भी जन्म दिया अपने देश में, जिससे कि हम क्या उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाए। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है भाई, उर्वरक उत्पादन के वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है धूसर क्रांति में या ग्रे रिवोल्यूशन में। आप देखेंगे इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत को क्या है भाई, हो रही है भाई। ओके, चलिए, और उत्पादन भी बढ़ रहा है भाई, दोनों चीजें हैं। रजत क्रांति, तो आप देख ही रहे हैं पिक्चर लगा हुआ है, सिल्वर रिवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है, भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। हाँ, बोला गया है कि अगर एक आंकड़ा इसमें दिया गया है कि आप देखेंगे कि एक वर्ष में जो हमारे यहाँ पे जो मुर्गी है तो वो क्या करती है भाई, 65 अंडे देती है,
जबकि आप यूएसए में देखें तो कितने अंडे दे रही है भाई, 295 अंडे का क्या प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो कितना बड़ा मार्जिन है। तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें जीन्स में बदलाव करके क्या है, हमें भी इस चीज को बदलना पड़ेगा, ताकि हम भी क्या हो, जो अंडे के उत्पादन में क्या एक अग्रणी राज्य बन पाए भाई, ठीक है। उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में रजत क्रांति है वो चलाई जा रही है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, इस चीज में हम आत्मनिर्भर हो पाए भाई, ठीक है। यूएसए जैसे देशों को क्या हम बराबरी करके भाई आगे पीछे भी छोड़ पाए। ओके, साथ साथ आप देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा जो अंडे का उत्पादन करता है तो वो कौन सा राज्य करता है, आंध्र प्रदेश। तो कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य को अंडे की टुकड़ी बोला जाता है भाई, ठीक है। तो वो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा भारत में अंडे का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए, हाँ वही चीज यहाँ पे दी गई है। अगला है भाई, अगला क्रांति है कौन सी, सुनहरी क्रांति। तो ये गोल्डन रिवोल्यूशन बोला जाता है। तो इसका संबंध किससे है भाई, मेनली बागवानी का जो उत्पादन है, बागवानी फसलें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि करने से है। उसमें भी मेनली देखा जाए तो किससे है भाई, सेब के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से बढ़ावा देने के लिए। साथ साथ देखेंगे इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। तो इतने चीजों से संबंधित है अपना कौन सी क्रांति, सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन इसे बोला जाता है। तो शहद, सेब और मेनली अगर देखें तो बागवानी फसलें, बागवानी भी सारी आ जाएंगी, ठीक है। आप देखेंगे कि भाई जो बागवानी फसलें हैं, तो आप देखेंगे जीडीपी का ये कितना परसेंट योगदान देती है, 31% योगदान देती है भाई जीडीपी का। नॉर्मल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, आप देखेंगे कई छोटे राज्य या देश देखेंगे उनकी पूरी इकोनॉमी इस पे टिकी होती है, बागवानी फसलों पे, ठीक है। तो अगर इस सेक्टर पे हम काम करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, तो हमारे देश में जो भुखमरी या और दूसरी कुपोषण जैसी समस्याएं हैं वो उसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। साथ साथ लोगों की जो रोजगार है, उनकी जो जीविका है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं भाई, इन चीजों पे हम काम करके। ओके, अगला है भाई, अगला इसमें चीज बोला गया है, आप देखेंगे 1900 एक आंकड़ा भी इसमें दिया गया है, 1991 से 2003 तक में स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है इसे। क्यों, क्योंकि इस समय आप देखेंगे जो फल है, शहद है और अन्य बागवानी जो फसलें हैं उनमें क्या हुआ, भारी उत्पादन हुआ भाई इस टाइम ड्यूरेशन में। तो वो आंकड़ा भी एक दर्शाया गया है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं भाई, इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है। इसे बोला जाता है रेनबो रेवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है भाई, तो हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी और भूरी और धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया किसमें, इंद्रधनुष क्रांति में भाई, ठीक है। तो इन सबको मिला के जो नाम दिया गया है, मगर मतलब हम सभी को टारगेट करें एक साथ, तो ये किस क्रांति के अंतर्गत आएगा, ये आएगा इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत, ठीक है। और ये कब शामिल किया गया, तो जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया और इसी को क्या कहा गया भाई, इंद्रधनुष क्रांति कहा गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई भाई, जुलाई 2000 में हुई। कब, जब उस समय जो नई कृषि नीति आई थी, ओके 2000 में। चलिए अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब टारगेट किया गया इसको, तो 2000 में किया गया। तो उस समय कौन सी भाई पॉलिसी में तो कृषि नीति आई थी उस समय, ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बड़े एग्जाम में आपके क्या सोचिए कि जो वनडे एग्जाम है या पीसीएस एग्जाम है, तो उनमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आता ही आता है। ये सोचिए एक आध क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है इस सेक्शन से जो अभी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। 2 से 3 हो जाए तो वो प्लस है। अगला बोला गया सदाबहार क्रांति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य ऐसे लिखा जाता है भाई, ठीक है। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है। किससे, देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना। तो कई चीजों से संबंधित है सदाबहार क्रांति। किससे, मिट्टी को उन्नत बनाना। दूसरा है किसानों को लोन उपलब्ध कराना भाई। साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कृषि शोध को बढ़ावा देना। तो बहुत सारे जो कृषि के जो डिफरेंट सेक्टर हैं उनको कवर करती है ये सदाबहार क्रांति, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बोला गया, इसके माध्यम से देश की पूरी तरह से खाद्यान्न निर्भर। तो एक ही नॉर्मल चीज है, अगर ये समझ गए तो वो तो फिर समझ ही रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते ही एक और इंपॉर्टेंट क्रांति, गोल क्रांति। ये किससे संबंधित है, इससे बोला जाता है राउंड रेवोल्यूशन। इसका संबंध भाई किससे है, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन से है। गोल से समझ गए होंगे भाई, गोल कैसा दिखता है, आलू गोल होता है भाई, ठीक है। कई गोल नहीं होते हैं लेकिन आप आइडिया लगा लीजिए कि गोल मतलब आलू दिमाग में छपना चाहिए, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है भाई, आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में है। फिर बोला गया है इसके संबंध में कुछ आंकड़े या महत्वपूर्ण बातें बोली गई हैं कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है, आलू उत्पादक देश है। और अगर हम स्टेट की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा आलू कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो वो है यूपी, ठीक है।
ओके, तो ये सारी जानकारी हमने ले ली, जितनी क्रांतियां थी 11-12 सबके बारे में हमने पढ़ लिया है एक वीडियो में। ठीक है, अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें। भारत में शीर्ष फसल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, कि सबसे शीर्ष में कौन राज्य है भाई, आप देखेंगे फसल बोला गया आलू उत्पादन का सबसे बड़ा, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत में वर्तमान में, उत्तर प्रदेश है भाई, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, फिर ऐसी दूसरी फसलों को देखते हैं भाई। हाँ, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है भाई, तो गुजरात आता है। तो ये सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल, जैसे पूछा जाएगा कि मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको छांटना पड़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा वैसी कंडीशन में, गुजरात हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं भाई, जब जगह है तो अपने पास। चलिए फिर आपसे बोला जाए कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भाई, तो असम है। आपको मैंने बताया था एक दिन जब मैं लेक्चर ले रहा था, शायद कोई एग्जाम का मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस करा रहा था, तो मैंने आपको बताया था तरीके कि कैसे आपको 2 ही रीजन अग्रणी है भाई चाय के उत्पादन में, एक तो नीलगिरी वाला रीजन दक्षिण भारत में, और दूसरा जो असम है वो दार्जिलिंग वाला रीजन है, वो वाला तराई वाला। ठीक है, फिर आप देखेंगे भारत में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य भाई कौन सा है, तो कर्नाटक है भाई। कई जगह दक्षिण भारत में कॉफी का उत्पादन होता है, जैसे यहाँ कर्नाटक में भी हो गया, थोड़ी बहुत मात्रा में तमिलनाडु में हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी हो गया, तो कई जगह इसका उत्पादन होता है भाई कॉफी का, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। फिर आप देखेंगे अगला, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल भाई स्वतंत्रता से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस रीजन ने किया है, इसी में जूट का उत्पादन हुआ है सबसे ज्यादा। आप देखेंगे कि जब बांग्लादेश और भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो पूरा रीजन में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो जूट की मिलें थी वो उसी रीजन में थी। लेकिन आजादी हुआ भाई, बांग्लादेश अलग देश बन गया, ठीक है, पाकिस्तान में मिल गया, भारत में क्या जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन था वो अलग हो गया, भारत में मतलब वो शामिल था। तो आप देखेंगे कि जो मेनली जो जूट की इंडस्ट्री थी वो कहाँ चली गई, बांग्लादेश में चली गई। ठीक है, लेकिन आप पूरे रीजन को आज भी देखेंगे तो जूट के मामले में अग्रणी है आज भी वर्तमान में। ठीक है, पूरा रीजन। तो आप पहले नंबर पे कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल है भाई, पश्चिम बंगाल है। फिर आप देखेंगे भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक तो कौन है, तो भाई दक्षिण भाई राज्य है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश है नंबर 1 पे। फिर आप देखेंगे भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक तो कौन है भाई, तमिलनाडु है। कौन है केले के उत्पादन में, तमिलनाडु है। फिर आप देखेंगे, देखिए नॉर्थ इंडिया का नहीं है, दक्षिण भारत का भी केले के उत्पादन में। ठीक है, फिर देखेंगे भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है भाई। ओके, अगला, भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है। आप देखते होंगे बड़ी इलायची मसाला होता है, मेरे ख्याल से सभी अवगत होंगे इससे। ठीक है, छोटी इलायची छोटी सी रहती है, बड़ी इलायची कुछ अलग अलग नामों से अलग अलग एरिया में जाना जाता है उसको। ठीक है, तो मसाले की बात बोली जा रही है, बड़ी इलायची कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये कहाँ पे है भाई, सिक्किम में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बड़ी इलायची का। भारत में छोटी इलायची का नीचे दे दिया गया, तो ये केरल में आपने सुना होगा कार्डमोम पहाड़ी, क्या नाम सुना होगा, कार्डमोम पहाड़ी, जो किसका हिस्सा है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, सह्याद्री का हिस्सा है। ठीक है, तो वहीं पे छोटी इलायची सबसे ज्यादा होती है, लेकिन बड़ी इलायची कहाँ पे, सिक्किम पे, इसलिए ऊपर नीचे दोनों को रखा गया है। ठीक है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है भाई, तो कंफ्यूज नहीं करना है। और आपको अगर छोटी इलायची बड़ी इलायची में कंफ्यूजन है तो अपने मम्मी पापा से भाई पूछ सकते हैं, वो अच्छे से बता देंगे। ठीक है, चलिए ओके, तो ये हो गया। फिर अगला है, भारत में कसावा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है भाई, ठीक है, तो कौन सा है भाई, तमिलनाडु। ओके, कसावा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो तमिलनाडु। ओके, फिर है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, भाई जम्मू कश्मीर है, सबसे ज्यादा क्या है, केसर के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर, वैसे भी आपको पता होगा। ठीक है, केसर का जो आप देखेंगे कि मेनली जो झेलम नदी है, तो झेलम नदी का जो आसपास का रीजन है वो केसर के लिए बड़ा अनुकूल है। ठीक है, और अनुकूल है तो आप देख ही रहे होंगे जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा उत्पादक राज्य है भाई। ठीक है, और मेनली केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य तो कहना गलत बात होगी, तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और इसलिए लद्दाख को भी इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया है आंकड़े में। चलिए अगले बढ़ते हैं। तो अगला है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक, तो आप देख नासिक का आपने नाम सुना होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, जब भी प्याज महंगी होती है तो न्यूज में नासिक का मंडी का जो नाम वगैरह है वो क्या गूंजने लगता है। ठीक है, तो नासिक एरिया है जो आसपास के एरिया, वहां पे बड़ी मात्रा में प्याज का उत्पादन होता है भाई, जिसके कारण से महाराष्ट्र राज्य है वो क्या है, प्याज का सबसे बड़ा क्या उत्पादक बना हुआ है। ठीक है, तो प्याज का उत्पादन में महाराष्ट्र है।
फिर आप देखें भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो भाई महाराष्ट्र है। इस मामले में भी क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे बहुत बड़े स्तर पे क्या है, जो आंध्र प्रदेश जैसे राज्य है और जो तमिलनाडु वगैरह राज्य, वहां पे भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, ठीक है, काजू के उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो भाई केरल है, ठीक है। काली मिर्च समझ रहे होंगे, सभी देखे होंगे भाई, ठीक है, काली मिर्च को। तो काली मिर्च के सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है भाई, तो कौन सा है, बिहार। शाही लीची आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, जो जीआई टैग मिला था जिसे, ओके। तो सबसे वैसे भी और लीची के मामले में कौन सा है, अग्रणी है बिहार। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में बस होता है, आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य है और भी बहुत सारे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य हैं, वहां पे भी लीची होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे, बिहार, ठीक है। फिर आप देखेंगे आगे देखेंगे भाई, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो भाई उत्तर प्रदेश है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होता है गन्ना, नहीं, आप देखेंगे आज के समय में तो आप देखेंगे भाई पंजाब है, वहां पे भी गन्ना अच्छा खासा हो रहा है। फिर आप देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र है, वहां पे भी गन्ना अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक भाई सभी समझ ही रहे होंगे, उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर देखा जाए, अगर प्रति हेक्टेयर बात की जाए तो फिर पंजाब और हरियाणा का स्थान आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी की बात की जा रही है, प्रति हेक्टेयर नहीं बोला जा रहा है, मात्रा की बात बोली जा रही है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है भाई कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, भाई वेस्ट बंगाल है। इसे क्या बोला जाता है, धान का कटोरा बोला जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है, धान का कटोरा बोला जाता है वेस्ट बंगाल को। क्यों, क्योंकि भाई चावल या धान के उत्पादन में क्या सबसे अग्रणी है। फिर आप देखेंगे और चीजें, ठीक है, और चीजें देखते हैं भाई। भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो भाई मध्य प्रदेश है, ठीक है। कौन सा है, मध्य प्रदेश है लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है भाई, बांस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो असम होता है। अभी मैं एक दिन करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो बांस को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को इससे जोड़ने के लिए अभी असम सरकार ने क्या एक स्कीम बनाई थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको डिस्कस कराया था मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले, ओके। तो क्यों कराया था, क्योंकि भाई जो असम राज्य है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा मात्रा में बांस का उत्पादन होता है, ठीक है। कारण समझ गए ना आज, चलिए वहां पे भी मैं बताया था। चलिए अगला, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भाई कॉटन के मामले में सबसे अग्रणी कौन सा है, महाराष्ट्र है। क्यों है, आप देखेंगे जो भी ब्लैक सॉइल में क्या होता है, कॉटन होता है। किस सॉइल में, ब्लैक सॉइल में। कई इसलिए उसे क्या बोला जाता है, ब्लैक कॉटन बोल दिया जाता है इसलिए कई बार। और साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो ब्लैक सॉइल है किस रीजन में है सबसे ज्यादा, तो आप देखेंगे महाराष्ट्र है, गुजरात वाला कुछ रीजन हो गया, ठीक है, कुछ कर्नाटक का रीजन हो गया और थोड़ी बहुत तमिलनाडु का हो गया। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल का विस्तार है, इस कारण से आप देखेंगे पूरे रीजन में जो कपास उत्पादन के लिए क्या अग्रणी है। अब ब्लैक सॉइल यहाँ पे कहाँ से आई, तो वो फिर ज्योग्राफी का हिस्सा हो जाता है। आप देखेंगे पूरे रीजन में एक ट्रैप है, डक्कन ट्रैप, जिसके कारण से आपने सुना होगा एंशियंट टाइम में जब क्या भारत जो भारतीय प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो क्या होता है कि एक ज्वालामुखी के नीचे से ये गुजरती है, तो पूरे क्या होता है, ज्वालामुखी फट जाता है इस पूरे रीजन में, जिसके कारण पूरे जो एरिया में क्या है, जो मैग्मा मेनली क्या है, लावा क्या होता है, फैल जाता है। और लावा फैल जाता है तो क्या होता है, वो ब्लैक सॉइल का क्या दे देता है, जन्म दे देता है, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में आप ब्लैक सॉइल देखेंगे, और ब्लैक सॉइल है तो कपास है भाई, ठीक है। तो ऐसे लिंक बिठा के आप चीजें जोड़ सकते हैं। तो आंसर क्या है वैसे इसका, तो कपास उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है भाई। अब कुछ और भी जानकारी, एक क्लास में, एक सेक्शन में बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है वो क्या है, कवर करा रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि खरीफ की फसलें हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन जाता है कब बोई जाती हैं, तो भाई जो फसलें हैं तो कब बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है। तो जो अभी का सीजन चल रहा है, मतलब निकल गया है या लगभग कह सकते हैं अभी का भी है, अगस्त ही चल रहा है क्योंकि, ठीक है। तो ये क्या है, इस समय बोई जाती है खरीफ की फसलें, तो काटी कब जाती हैं, सितंबर और अक्टूबर के मध्य में इनकी कटाई होती है। कौन सी फसलें हैं भाई, जैसे आपने नाम सुना होगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चावल, मक्का, ठीक है। फिर ज्वार बाजरा तो हमें याद ही रह जाता है। फिर साथ साथ आप देखिए अरहर है, ठीक है, हाँ, और उड़द है, कपास है। कपास लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी फसल है, खरीफ की कि रबी की, ठीक है। याद रखिए कपास की फसल है, मूंगफली, अरहर भी याद रखिए, और मूंगफली तो अच्छा मूंगफली यहाँ पे है, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया भाई। तो जूट भी याद रखिए और सोयाबीन भी याद रखिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फसलें हैं, रबी की हैं कि खरीफ में। तो याद रखिए कि अरहर, मूंग, उड़द, ठीक है, कपास, जूट,
मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है, चावल, मक्का, तो ये किसकी फसलें हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। और ऐसे भी याद रख सकते हैं जो दालें हैं मेनली, तो दालें कब होती हैं? खरीफ के मौसम में होती हैं। ओके, राज्य क्या है? तो राज्यों के नाम रखे गए हैं, राज्य तो नहीं पूछता है वैसे। चलिए, तो ये हो गया खरीफ की फसलें। अब अगला आता है रबी की फसलें। तो रबी की फसलें भाई देखते हैं कब बोई जाती हैं। तो ये जैसे ही भाई अक्टूबर में क्या खरीफ की फसलें काट ली जाती हैं, तो तुरंत बाद क्या है? इसकी बुवाई होने लगती है। अक्टूबर दिसंबर के मध्य में इसको बोया जाता है। काटा कब जाता है? अप्रैल और जून के महीने में इसको काटा जाता है भाई, मध्य में। ऐसा तो है नहीं भाई कि एक दिन में काट लिया जाएगा, नहीं, एक टाइम पीरियड में काटा जाता है पूरे देश में, ठीक है। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है भाई, इतना बड़ा देश है। चलिए, तो इसकी कौन सी मुख्य फसलें हैं? तो गेहूं है, ठीक है, मटर है, चना है, सरसों है, ठीक है, और जो है तो ये अगर देखिए एक आपने याद कर ली तो दूसरी में आप आइडिया लगा ले जाएंगे। तो दूसरी क्या है? खरीफ की है। तो ये मेन याद कर लीजिए, रबी की ही याद कर लीजिए, तो खरीफ का आप आइडिया ले जाएंगे। वैसे आप किसान फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है रटने की, ठीक है। चलिए, तो फिर भी गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। चलिए, और उत्पादक राज्य है अग्रणी, तो कोई मतलब नहीं है उसका। अब आ जाता है जायद का फसल। तो जायद की फसल क्या है? रबी और खरीफ के जो बीच का मौसम होता है ना, मेनली जो गर्मियों का मौसम होता है, आप देखेंगे जैसे अप्रैल का जो महीना होता है, मार्च अप्रैल का, उस समय की ये फसल होती है जायद की फसलें। और मेनली इसमें कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो आप देखते होंगे तरबूज बड़ा आता है उस समय, हाँ, कस्तूरी, ककड़ी वगैरह सब्जियां हैं, जितना चारा वगैरह है, तो ये किसके सीजन में आ जाता है? ये सब आ जाती है जायद में। तो सब्जियां मेनली हैं और वो किसके अंतर्गत आएंगी? और तरबूज वगैरह, खीरा वगैरह, सब ये जायद की फसलें हैं, ठीक है। तो ये पूरी हमने किन किन टॉपिकों के बारे में देख लिया, जितनी क्रांतियां थी उनके बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। जितनी आप जो फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं उनके बारे में हमने जान लिया। साथ साथ रबी की फसलें में कौन आता है, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, खरीफ को कब बोया जाता है, काटा जाता है, वैसे जायद की फसलें कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कौन सी इसमें शामिल हैं, सब कुछ हमने कवर कर लिया इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो इसको जरूर देखें जब भी एग्जाम हो, क्योंकि ये सोचिए कि 1 से 2 क्वेश्चन इससे आने ही आना है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि देखिए हमारे एग्जाम में जो कृषि वाला टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ के जाइए इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए, तो ये आज का भाई डिस्कशन था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।